हे गाइज अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल पीएच लर्निंग हब। सो गाइज आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th फिजिक्स का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लास 11th फिजिक्स का यूनिट नंबर फर्स्ट, जो कि हमारा फिजिकल वर्ड। और गाइज इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो हमारे हैं, पहला हम टॉपिक कवर करेंगे फिजिकल वर्ड, नेक्स्ट हम कवर करेंगे व्हाट इज साइंस, एंड नेक्स्ट वन हम कवर करेंगे व्हाट इज फिजिक्स, एंड नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। ये दो टर्म्स आते हैं फिजिक्स में। स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, सॉरी यहाँ पर फिजिक्स आएगा, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। एंड नेक्स्ट आएगा हमारा फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर। ये हमारा लास्ट टर्म जो का बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए गाइज फर्स्ट हम जानते हैं फिजिकल वर्ड क्या होता है। तो गाइज अब हम पढ़ेंगे फिजिकल वर्ड क्या होता है। तो गाइज जो फिजिकल वर्ड होता है हमारे जनरली, अगर फिजिकल वर्ड बोलूँ, द नेचर अराउंड अस इज़ नोन एज फिजिकल वर्ड। मतलब इसका मतलब है कि जो अपने आसपास हम जो कुछ भी देखते हैं, अराउंड अस हमारे जो कुछ भी है, उसे हम ये बोलते हैं फिजिकल वर्ड बोलते हैं। तो वही यहाँ पर लिखा है, फिजिकल वर्ड इज़ द वर्ल्ड दैट वी सी अराउंड अस। अपने अराउंड हम जो भी वर्ल्ड को देखते हैं, जो भी संसार की चीज़ों को हम देखते हैं, वो क्या होता है, हमारा फिजिकल वर्ड होता है। जैसे क्या क्या देखते हैं अपने अराउंड, रिवर्स देखते हैं, नदियाँ देखते हैं, स्काई देखते हैं, स्टार्स देखते हैं, अगर वगैरह एक्स्ट्रा चीज़ देखते हैं, तो वही चीज़ें हमारी चीज़ें क्या आती हैं, वो हमारे किस में आएगा, फिजिकल वर्ड में आएगा। जैसे एग्जांपल है, अगर मैं कहूँ क्या देखते हैं हम, रिवर्स देखते हैं, अपने अराउंड रिवर्स देखते हैं, स्काई देखते हैं, स्टार्स देखते हैं। तो ये सब क्या आता है, हमारा फिजिकल वर्ड में आता है। और क्या देखते हैं, हमें देखते हैं कि रेपिटेशन ऑफ डे एंड नाइट, डे और नाइट कैसे होता है, कैसे मौसम चेंज होता है, कैसे वेदर में चेंज हो आता है, तो वो सब हमारे किस में आएगा, वो सब हमारे किस में आएगा, फिजिकल वर्ल्ड में आएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साइंस की, साइंस क्या होता है। तो गाइस जानिए जो साइंस का मतलब होता है, साइंस इज द सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज अबाउट वेरियस फिनोमिनाज। जनरली गाइस साइंस का मतलब हुआ कि जो हमारे नेचर में अराउंड अस जो भी फिनोमिनाज होती हैं, उन फिनोमिनाज का सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज जो होगा, उसे हम क्या कहेंगे, साइंस कहेंगे। तो साइंस इज द सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज ऑफ वेरियस फिनोमिनाज अराउंड अस। तो जो साइंस का मतलब हुआ कि दो वर्ड आते हैं इसमें, सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। मीन्स हमें कोई भी चीज़, अगर कोई फिनोमिना होती है, तो उसके बारे में सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज जो होगी हमारी, वही हमारी क्या होगी, साइंस होगी। तो यहाँ पर जो साइंस वर्ड ये ऑरिजिनेट से होता है, ये साइंस वर्ड जो जनरेट हुआ था, ये एक लैटिन वर्ड होता है। लैटिन वर्ड क्या, साइंटिया। लैटिन वर्ड साइंटिया से जनरेट हुआ था। इसकी मीनिंग होती है, साइंटिया की मीनिंग होती है, इसकी मीनिंग होती है टू नो। तो गाइस जो साइंस वर्ड जनरेट हुआ था, एक लैटिन वर्ड से जनरेट हुआ था। जो साइंस वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से जनरेट हुआ था। वो कौन सा वर्ड था, साइंटिया। इस साइंटिया का मीनिंग होता है टू नो, किसी चीज़ के बारे में जानना। तो साइंस का जनरल मीनिंग क्या होगा, किसी चीज़ के बारे में जानना। कैसे जानते हैं, तो साइंस इज द सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज अबाउट वेरियस फिनोमिना। जैसे एग्जाम्पल, अगर हमने कहा कि एक एप्पल है, एप्पल फॉल डाउन होता है। सपोज करो कि अगर कोई एप्पल है, वो पेड़ से फॉल डाउन हुआ। अब वो एप्पल पेड़ से फॉल डाउन हुआ, तो उसके बारे में सिस्टमेटिक नॉलेज क्या होगी, कि फर्स्टली हम ये जानेंगे कि वो एप्पल फॉल डाउन कैसे हुआ, क्या उसकी स्पीड थी, कौन सा फोर्स उस पर एग्जिस्ट कर रहा था। तो वेरियस जो भी फिनोमिना होंगे, सिस्टमेटिकली हम उसके बारे में स्टडी करेंगे, वो हमारे किसके अंदर आएगा, साइंस के अंदर आएगा। जैसे अगर एग्जांपल कहूँ, एक दीवार घड़ी है, वो रिवॉल्व करती है, तो सिस्टमेटिक नॉलेज क्या होगी, कि दीवार घड़ी कैसे रिवॉल्व कर रही है, क्या उसकी स्पीड है, कौन सा उसे फोर्स लग रहा है, या जो सेल की बैटरी है, जो घड़ी का जो सेल है, वो सब उस पर डिपेंड करता है। तो वो क्या, एक सिस्टमेटिक क्या है, नॉलेज है। तो किसी भी चीज़ के बारे में सिस्टमेटिक नॉलेज जो होगी, वो हमारे क्या होगा, साइंस होगा। तो गाइज अब जानते हैं साइंस के टाइप्स, जानते हैं कि साइंस कितने टाइप के होते हैं। डेफिनेशन हमने समझ ली कि डेफिनेशन क्या होती है, सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज अबाउट एनी फिनोमिना इज नोन एज साइंस। अब हम पढ़ेंगे कि साइंस कितने टाइप्स की होती है। तो जनरली जो साइंस हम पढ़ेंगे यहाँ पर, साइंस हमारे दो टाइप की होती है। एक होती है हमारी बायोलॉजिकल साइंस और एक होती है हमारी फिजिकल साइंस। तो साइंस के दो टाइप, पहला टाइप हुआ हमारा बायोलॉजिकल साइंस और दूसरा टाइप जो होता है फिजिकल साइंस। अब जो बायोलॉजिकल साइंस क्या होता है, तो बायोलॉजिकल साइंस कहेंगे द ब्रांच ऑफ साइंस। तो जो बायोलॉजिकल साइंस की डेफिनेशन होगी, द ब्रांच ऑफ साइंस विथ डील्स विथ बिहेवियर ऑफ लिविंग थिंग्स।
इज नोन एज बायोलॉजिकल साइंस। तो बायोलॉजिकल साइंस में हम क्या पढ़ेंगे, बिहेवियर ऑफ लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करेंगे, वो हमारी होगी बायोलॉजिकल साइंस। अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि जो बायोलॉजिकल साइंस होती है डील्स विद द बिहेवियर ऑफ लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स जो भी है हमारे अराउंड अस, लिविंग थिंग्स के बारे में जो हम स्टडी करेंगे वो हम बायोलॉजिकल साइंस में होंगे। अब बायोलॉजिकल साइंस भी बहुत सारे प्रकार की होती है, जैसे इसमें आती है हमारी बॉटनी आती है, जूलॉजी आती है, फॉरेंसिक साइंस आती है, एक्स्ट्रा और बहुत सारे साइंस आते हैं बायोलॉजिकल साइंस के अंदर भी। अब नेक्स्ट जो है हमारा फिजिकल साइंस है। फिजिकल साइंस के अंदर हमारे दो साइंस आती हैं, एक आता है हमारा केमिस्ट्री और एक आता है हमारा फिजिक्स। तो फिजिकल साइंस को भी दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, जो पहला पार्ट है हमारा केमिस्ट्री एंड सेकंड पार्ट है फिजिक्स। तो केमिस्ट्री क्या कहती है, केमिस्ट्री इट इज द स्टडी ऑफ एवरी सबस्टेंस, इट्स स्ट्रक्चर, इट्स कंपोजिशन। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study of every substance, its structure, its composition। मीन्स हम केमिस्ट्री में प्रत्येक ईच सबस्टेंस के बारे में स्टडी करते हैं कि कैसे वो सबस्टेंस बना, क्या उसका स्ट्रक्चर है, वो सब कहाँ स्टडी करेंगे, केमिस्ट्री में। आप वो सब केमिस्ट्री में पढ़ोगे। एंड नेक्स्ट है हमारा फिजिक्स। तो फिजिक्स को हम डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि हमारा एनसीईआरटी का एक प्रॉपर टॉपिक है व्हाट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स के बारे में हम डिटेल डेफिनेशन पढ़ेंगे। चलिए अब पढ़ते हैं फिजिक्स की डेफिनेशन। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। मैंने बताया ना, फिजिक्स भी एक साइंस की ब्रांच होती है। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर, जो डील करती है बेसिक लॉज ऑफ नेचर एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन डिफरेंट नेचुरल फिनोमिनाज। तो अगेन रिपीट कर रहा हूँ, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ बेसिक लॉ ऑफ नेचर एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन डिफरेंट नेचुरल फिनोमिनाज। अगर जनरली मैं सिंपल वर्ड में कहूँ तो फिजिक्स की मीनिंग होती है स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ नेचर। तो फिजिक्स वो साइंस है, फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी ऑफ नेचर करेंगे कि नेचर में जो जो फिनोमिनाज हो रहे हैं उनकी स्टडी करेंगे, कैसे वो फिनोमिनाज हो रही है, क्या उन फिनोमिनाज के लिए बेसिक लॉज लगते हैं, उसके बारे में हम कहाँ स्टडी करेंगे, फिजिक्स में करेंगे। तो अगेन अगर फिजिक्स की कोई नॉर्मल सिंपल सी डेफिनेशन बताऊँ तो फिजिक्स की सिंपल डेफिनेशन होगी स्टडी ऑफ नेचर। तो गाइस जो फिजिक्स से हमारा जनरेट हुआ है वो एक ग्रीक वर्ड से जनरेट हुआ है, ग्रीक वर्ड से। फिजिक्स जो हमारा जनरेट हुआ है एक ग्रीक वर्ड जनरेट हुआ है जिसकी मीनिंग होती है नेचर। नेचर इट मीन्स अगर डायरेक्टली अगर फिजिक्स की मीनिंग अगर ढूंढो तो फिजिक्स के बारे में कहूँ तो इट इज स्टडी ऑफ नेचर, डायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है नेचर की ओर को। अगेन ये फिजिक्स को अगर एक दूसरा वर्ड लिया जाता है, संस्कृत के वर्ड से लिया गया है फिजिक्स। अगर मैं कहूँ संस्कृत में एक वर्ड होता है फिजिक्स के लिए जिसे हम बोलते हैं भौतिकी बोलते हैं, भौतिकी। भौतिकी जिसकी मीनिंग होती है, भौतिकी मीनिंग होती है स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। कि फिजिकल वर्ल्ड की हम वर्ल्ड की फिजिकल वर्ल्ड की हम जहाँ जिसमें स्टडी करते हैं वो हमारी क्या होती है, फिजिक्स होती है। तो अगेन होप आपको क्लियर हो गया होगा कि फिजिक्स क्या होती है। तो अगेन व्हाट इज फिजिक्स, तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ बेसिक लॉ ऑफ नेचर एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन डिफरेंट नेचुरल फिनोमिनाज। तो अगर सिंपल वर्ड में कहूँ तो फिजिक्स डेफिनेशन, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड द बेसिक लॉज रिगार्डिंग टू दीज फिनोमिनाज। जो फिजिक्स वर्ड दिया था वो एरिस्टोटल ने दिया था। एरिस्टोटल एक हमारे एरिस्टोटल हमारे एक साइंटिस्ट है, फिजिसिस्ट है एरिस्टोटल। फिजिक्स में पढ़ने से पहले हमें फिजिक्स में दो टर्म्स आते हैं, एक होता है यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। ये एनसीईआरटी क्लास 11th के पेज नंबर 2 में 1.2 में दिए हैं, दो टर्म दिए हैं, एक दिया है यूनिफिकेशन और एक दिया है रिडक्शनिज्म। तो जानते हैं यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म का मीनिंग क्या होता है। तो गाइज यूनिफिकेशन का मतलब होता है, यूनिफिकेशन का मीनिंग हुआ कि वेरियस फिनोमिनाज को सिंगल लॉ से एक्सप्लेन करना। इसका मतलब अगर हम वेरियस फिनोमिनाज को फ्यू लॉ से एक्सप्लेन करते हैं, तो अगर मैं नॉर्मल सिंपल वर्ड में कहूँ द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लेनिंग वेरियस फिनोमिना इन फ्यू लॉज, या अगेन द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लेनिंग वेरियस फिनोमिनाज बाय सिंगल लॉ इज नोन एज यूनिफिकेशन। तो यहाँ पर डेफिनेशन होगी द प्रोसेस ऑफ explaining the process of explaining various phenomena by few laws is known as unification।
ये यूनिफिकेशन का मीनिंग हुआ क्या कि द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लेनिंग वेरियस फिनोमिनाज बाय फ्यू लॉज इज नोन एज यूनिफिकेशन। अगेन ये फ्यू लॉज भी कह सकते हैं, बाय सिंगल लॉ भी कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल सोचो कि हमारा कोई एप्पल, फॉलिंग ऑफ एप्पल है, फॉलिंग ऑफ एप्पल, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, फॉलिंग ऑफ एप्पल पहला फिनोमिना। दूसरा है मोशन ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट कैसे रिवॉल्व करते हैं, मोशन ऑफ प्लैनेट। तो इन फिनोमिनाज को, जैसे ये दो हमारे ये जो फिनोमिनाज हैं कि फॉलिंग ऑफ एप्पल कैसे फॉल डाउन हो रहा है, मोशन ऑफ प्लैनेट्स हैं, तो इनको हम किस लॉ से एक्सप्लेन करते हैं? इन फिनोमिनाज को जो एक्सप्लेन करता है वो हमारा कौन सा लॉ करता है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है। इन फिनोमिनाज को हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर हुआ ना कि जो वेरियस फिनोमिनाज को है सिंगल लॉ से एक्सप्लेन किया। जरूरी नहीं है यहाँ पर फॉलिंग ऑफ एप्पल और मोशन ऑफ प्लैनेट, इनके साथ जैसे पेंडुलम होता है, एक पेंडुलम देखा होगा आपने, पेंडुलम जो ऐसा करके स्विम करता है, तो उसको भी हम लॉज ऑफ ग्रेविटेशन से एक्सप्लेन करते हैं। तो फॉलिंग ऑफ एप्पल, मोशन ऑफ प्लैनेट, टाइड्स इन रिवर, सॉरी टाइड्स इन सीज, सीज जो टाइड्स आते हैं, टाइड्स इन सीज, टाइड्स इन सीज, तो सी में जो टाइड्स आते हैं वो किनको किससे एक्सप्लेन करते हैं? उसको ग्रेविटेशन से करते हैं। तो यहाँ पर हुआ ना कि वेरियस फिनोमिनाज को एक सिंगल लॉ से एक्सप्लेन कर रहे हैं। यही हमारा क्या है? यही तो हमारा क्या यूनिफिकेशन है। अगेन एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कि जो मैक्सवेल थे हमारे, मैक्सवेल साइंटिस्ट थे हमारे, मैक्सवेल ने 4 लॉज दिए थे, 4 इक्वेशन दी थी। मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन के बेस पे पूरी किसको, इलेक्ट्रिसिटी, मैक्सवेल ने 4 इक्वेशंस के बेस पर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिनाज को एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर क्या किया था? मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन, मैक्सवेल जो हमारे मैक्सवेल साइंटिस्ट थे, हमारे फिजिक्स थे, उन्हें 4 इक्वेशन के बेस पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के सारे फिनोमिना को एक्सप्लेन करा था। इट मीन्स यहाँ पर वही हुआ ना यूनिफिकेशन टर्म है कि सिंगल लॉज है, फ्यूज लॉज है और उनसे बहुत सारी फिनोमिनाज को एक्सप्लेन किया। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिनाज का मतलब नंबर ऑफ फिनोमिनाज आती है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिनाज के अंदर, जो आप क्लास 12 में पढ़ोगे कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिनाज कितनी होती है, उनको सारा मैक्सवेल ने अपने 4 इक्वेशन के बेस पर एक्सप्लेन किए थे। तो वही हुआ हमारा यूनिफिकेशन का मतलब। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, यूनिफिकेशन का मीनिंग क्या हुआ कि एक मतलब बहुत सारे वेरियस फिनोमिनाज को सिंगल लॉ से एक्सप्लेन करना या वेरियस फिनोमिनाज को फ्यू लॉ द्वारा एक्सप्लेन करना, उसे हम यूनिफिकेशन कहते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि फॉलिंग ऑफ एन एप्पल है, एप्पल कैसे फॉल हो रहा है, रिवॉल्विंग ऑफ प्लैनेट है या प्लैनेट का मोशन है, टाइड्स इन सीज है, तो सारी फिनोमिनाज जो एक्सप्लेन होती है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से होती है। ये हमारे न्यूटन साहब ने दिया था। अगेन यहाँ पर मैंने कहा कि मैक्सवेल ने वेरियस फिनोमिनाज के बेस मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन के बेस पर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिनाज को एक्सप्लेन किया था। तो यूनिफिकेशन का टर्म्स का मतलब यही होता है कि वेरियस फिनोमिनाज को सिंगल लॉ या फ्यू लॉ से एक्सप्लेन करना। उस वर्ड को जो यूनिफिकेशन है वही उसकी मीनिंग होती है। अब नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं। रिडक्शनिज्म का मीनिंग होता है कि रिडक्शनिज्म का मीनिंग हुआ कि एक बड़े कॉम्प्लेक्स पार्ट की प्रॉपर्टी को जानने के लिए हम उसके पहले छोटे छोटे पार्ट की प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करेंगे, तब जाके हम बड़े पार्ट तक पहुंचेंगे। अगेन बता रहा हूँ कि रिडक्शनिज्म का मतलब हुआ कि कोई कॉम्प्लेक्स पार्ट है। रिडक्शनिज्म का मतलब हुआ कि कॉम्प्लेक्स पार्ट है, कॉम्प्लेक्स पार्ट की हमें प्रॉपर्टी जाननी है। तो कॉम्प्लेक्स पार्ट की प्रॉपर्टी जानने से पहले हमें इस कॉम्प्लेक्स पार्ट को स्मॉलर पार्ट में ब्रेक करके, इसके स्मॉलर पार्ट्स का हम पहले स्मॉलर पार्ट्स की प्रॉपर्टी जानकर हम बिगर जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसकी प्रॉपर्टी को जानेंगे, उसे हम कहेंगे रिडक्शनिज्म कहेंगे। अगर हमें बेंडिंग ऑफ कार के बारे में जानना है कि कैसे कार बेंडिंग होती है, एग्जाम्पल सोचो अगर हमें बेंडिंग ऑफ कार के बारे में जानना है, हमें बेंडिंग ऑफ कार के बारे में जानना है, तो बेंडिंग ऑफ कार के बारे में अगर हमें जानना है तो इस बेंडिंग ऑफ कार के बारे में क्या क्या लगा अगर जानना है, ये हमारा क्या कॉम्प्लेक्स पार्ट हो गया। ये हमारा क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स पार्ट हो गया। जो बेंडिंग ऑफ कार है ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स पार्ट है, कॉम्प्लेक्स फिनोमिना मान लो इसको। अब बेंडिंग ऑफ कार को हमें जानने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? हमें जानना पड़ेगी कार की स्पीड क्या थी, कार की स्पीड के बारे में पढ़ना पड़ेगा, एंड कार किस एंगल पे टर्न हुई, हमें एंगल पढ़ना पड़ेगा, कार किस एंगल पे टर्न हुई, एंड जो इंजन है, इंजन की जो कैपेसिटी थी, इंजन के बारे में जानना पड़ेगा। तो यहाँ पर वही चीज़ समझो, क्या किया हमने कि बिगर कॉम्प्लेक्स पार्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करके उनकी प्रॉपर्टी को जानी हमने पहले। अगर मैं इंजन के बारे में
किस एंगल पे टर्न हुआ और कार की स्पीड जान लूँ तो मैं उसके बेस से बता सकता हूँ कि बेंडिंग ऑफ कार की प्रॉपर्टी या बेंडिंग ऑफ कार में क्या क्या हुआ था या क्या क्या होता है। तो वही चीज़ें हमारे रिडक्शनिज्म हुई। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के स्कोप और क्या एक्साइटमेंट होता है फिजिक्स के, वो हम इससे पढ़ेंगे। तो स्कोप जानने से पहले हम फिजिक्स के पहले 2 डोमेन्स के बारे में जान लेते हैं। ये 2 इंटरेस्टेड टर्म्स आते हैं फिजिक्स में स्कोप से पहले पढ़ने के लिए। तो फिजिक्स के अंदर हमारे 2 चीज़ें आती हैं। एक फिजिक्स, अगर मैंने कहा कि हम फिजिक्स के स्कोप के बारे में पढ़ने से पहले हम फिजिक्स में 2 टर्म्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, 2 डोमेन्स पढ़ने पड़ेंगे फिजिक्स के। 2 डोमेन्स होते हैं, एक होता है मैक्रोस्कोपिक डोमेन और जो दूसरा डोमेन होता है हमारा वो होता है माइक्रोस्कोपिक डोमेन। तो यहाँ पर फिजिक्स के स्कोप को समझने से पहले हमें फिजिक्स के 2 डोमेन से कुछ समझना होगा। एक होगा हमारा मैक्रोस्कोपिक डोमेन और एक होगा हमारा माइक्रोस्कोपिक डोमेन। तो जो मैक्रोस्कोपिक डोमेन होता है, मैक्रोस्कोपिक डोमेन का मतलब हुआ कि अगर हम किसी बड़े लेवल पे बात करेंगे हमारा मैक्रोस्कोपिक लेवल होगा। जैसे अगर हम प्लैनेट्स के बारे में बात करें, प्लैनेट्स हो गया या टाइड्स हो गए, हमारे टाइड्स हो गए, या फॉलिंग ऑफ एप्पल हो गया, फॉलिंग ऑफ एप्पल एक्स्ट्रा। और अराउंड अस हम जो भी देखते हैं, जैसे बुक्स के बारे में बोलूँ, मैं बुक्स बोलूँ या ये वाइट बोर्ड बोलूँ, बोर्ड के बारे में बोलूँ, तो ये क्या हो गया, मैं बड़े लेवल मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम जिसमें भी स्टडी करेंगे वो हमारी क्या होगी, क्लासिकल फिजिक्स होगी। तो इसका मतलब द ब्रांच ऑफ साइंस वेयर वी स्टडी अबाउट मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के बारे में जहाँ हम स्टडी करेंगे वो हमारा क्या होगा, क्लासिकल फिजिक्स होगा। इस माइक्रोस्कोपिक लेवल्स के ऑब्जेक्ट्स के हम जिसमें स्टडी करेंगे वो ब्रांच हमारी क्या होगी, क्वांटम फिजिक्स होगी। उसे हम कहते हैं क्वांटम फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स क्या हुई, क्लासिकल फिजिक्स डील्स विद मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स एंड क्वांटम फिजिक्स डील्स विद माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। क्लियर हुआ होगा आपको। अब जो क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आते हैं, हमारे क्लासिकल फिजिक्स के अंदर में हमारे बहुत सारी ब्रांच, जो क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आएगी हमारे क्या क्या आएंगी, क्लासिकल फिजिक्स के अंदर में हमारे बहुत सारी ब्रांच ऑफ साइंस आएगी। इसके अंदर हम पढ़ेंगे मैकेनिक्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। ये हमारे क्लासिकल के अंदर ही आएगा। हम बड़े लेवल की बात करेंगे, बड़े लेवल के बारे में स्टडी करेंगे तो इन्हीं में करेंगे, ऑप्टिक्स करेंगे। नेक्स्ट है हमारा थर्मोडायनेमिक्स, तो बड़े लेवल पर हम बात करेंगे तो हमारे को किस में आएगा, मैकेनिक्स आएगा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आएगा, ऑप्टिक्स आएगा, थर्मोडायनेमिक्स आएगा। यहाँ पर जो मैकेनिक्स हम पढ़ेंगे क्लास 11 में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर हमारे आता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ये हम कहाँ पढ़ेंगे, क्लास 12 में। ये चैप्टर हम 12th में पढ़ेंगे, ये 11th में पढ़ेंगे। मैकेनिक्स अभी हम 11th में पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स, ये भी हम ऑप्टिक्स में क्या होता है, ऑप्टिक्स में हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं, सनलाइट के बारे में, लाइट के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे ऑप्टिक्स में। तो ये भी हम 12th में पढ़ेंगे, 12th में सेकंड बुक में है ऑप्टिक्स, फर्स्ट यूनिट। थर्मोडायनेमिक्स हम क्लास 11th में ही पढ़ेंगे, जिसमें हम टेम्परेचर और हीट इंजन, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, हीट इंजन के बारे में पढ़ेंगे, रेफ्रिजरेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो वो हम कहाँ पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स एंड मैकेनिक्स हम क्लास 11th में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और ऑप्टिक्स हम क्लास 12th में पढ़ेंगे। और क्वांटम फिजिक्स में बता दिया क्या होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल में। होप आपको वीडियो क्लियर समझ में आया होगा।